हॉस्पिटल के एक प्राइवेट और आलीशान कमरे में एक करोड़पति व्यक्ति एडमिट है। वहीं पर एक गरीब रिक्शा वाला होता है और यहाँ पर जो करोड़पति व्यक्ति होता है वह उसके लिए एक चेक उसके सामने करता है और कहता है कि इसमें जो चाहे तुम रकम भर लो, उतने पैसे तुम्हें मिल जाएंगे क्योंकि तुमने इंसानियत दिखाई है और ये तुम्हारी इंसानियत का इनाम है। लेकिन तभी जो वह रिक्शा वाला होता है उसके दिमाग में कुछ चलने लगता है और उसके बाद वह उस चेक को वापस लौटा देता है और इसके बाद उससे कुछ ऐसी मांग करता है जिसे सुनने के बाद जो करोड़पति व्यक्ति होता है उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कौन था वह रिक्शा वाला जो इतना गरीब होने के बावजूद भी इतने पैसों के लिए मना कर देता है और कुछ और मांगने लगता है, और क्या मांगा था उसने? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिल्ली की एक गरीब बस्ती के अंदर एक राकेश नाम का व्यक्ति रहा करता है। राकेश जिसकी उम्र 40 साल रही होगी और उसकी पत्नी जिसका नाम शांति होता है। पति पत्नी उस गरीब बस्ती के अंदर रहा करते हैं और यहाँ पर बड़ी ही सहजता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। पत्नी जो होती है वह भी दूसरों के घरों में काम किया करती है और पति भी रिक्शा चलाकर अपना समय व्यतीत कर रहा है। उनके जीवन में कोई भी इच्छाएं नहीं बची हैं, वो तो जैसे तैसे करके अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और जितना कमा लिया करते उसी में खुश रहा करते। यहाँ पर जो राकेश होता है उसका एक सपना है और उस सपने को वह पूरा करना चाहता है। दरअसल राकेश का एक 8 साल का बेटा था और उसको एक छोटी सी बीमारी हो जाती है। राकेश उस टाइम पर भी रिक्शा चलाया करता था और उसकी पत्नी दूसरों के घरों में काम किया करती थी, लेकिन इस बीमारी के इलाज करवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं और पैसों के अभाव के कारण जो इनका बेटा होता है वह उस दुनिया को छोड़कर विदा हो जाता है और ये लोग इस बात के लिए अपने आप को बहुत ज्यादा कोसा करते हैं। यहाँ पर जो राकेश होता है उसने तय किया है कि वो अपनी कमाई में से कुछ पैसा बचाकर एक छोटा सा ऐसा क्लिनिक बनवाएगा जहां पर ऐसी छोटी मोटी बीमारी का इलाज स्टार्टिंग में हो जाए और कोई भी गरीब बच्चा ऐसे पैसों के अभाव से इस दुनिया को छोड़कर ना जा सके। यानी कि जो उसके साथ हुआ है वह किसी और के साथ होता हुआ नहीं देखना चाहता और इसी वजह से वह अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा अलग रखा करता है ताकि वह अपने बेटे के नाम से एक छोटा सा क्लिनिक खोल सके और उस क्लिनिक में गरीब बच्चों का मुफ्त में इलाज हो सके। राकेश दूसरों की मदद किया करता है और अपने बेटे के क्लिनिक के लिए बहुत कम पैसे जुटा पाता है क्योंकि कहीं पर भी उसे कोई परेशान व्यक्ति दिखा करता या कोई परेशान महिला दिखा करती तो उसके बाद वो उसकी मदद कर दिया करता और पैसे उसके पास कम ही बच पाते हैं। लेकिन फिर भी दोनों पति पत्नी बिना उम्मीदों के बिना आस के अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे थे और समय व्यतीत हो रहा था। तभी एक दिन शाम की बात होती है, सर्दियों का समय था और उसी समय जब राकेश वहां से अपने घर लौट रहा था रिक्शा चलाने के बाद, तो रास्ते में उसे गाड़ी खड़ी हुई दिखाई देती है जिसके चारों इंडिकेटर जले हुए थे और यहाँ पर उसके बाहर एक अमीर व्यक्ति खड़ा हुआ था जिसके कपड़ों से साफ साफ दिखाई दे रहा था कि ये काफी अमीर व्यक्ति है। उसने अपना एक हाथ अपने दिल पर रख रखा था और दूसरे हाथ से सवारियों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ढेर सारी गाड़ियां वहां से निकल रही थी और कोई भी उसके पास अपनी गाड़ी को सवारी को नहीं रोक रहा था। तभी राकेश को जब ये दिखाई देता है तो वह सोचने लगता है कि किसी न किसी मुसीबत में है तो क्यों ना मैं इसके पास अपने रिक्शा को रोक लूं। उसके बाद जो राकेश होता है अपने ऑटो को ले जाकर उसके पास रोक लेता है और पूछने लगता है कि भाई साहब क्या हुआ आपको, क्या आपको कोई परेशानी है? तो उसके बाद जो व्यक्ति होता है उसका नाम होता है साहिल रहेजा। तो जो साहिल रहेजा होता है वो कहने लगता है कि हाँ भाई साहब मुझे हॉस्पिटल जाना है क्योंकि मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो क्या आप मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ देंगे? क्योंकि घर से तो मैं अपनी कार लेकर निकला था लेकिन रास्ते में अचानक से मुझे लगा कि मैं इस गाड़ी को नहीं चला सकता, तो इसी वजह से मैं अब लोगों से मदद मांग रहा हूं काफी देर से, लेकिन कोई भी मुझे मिल नहीं रहा है। मेरे फोन की बैटरी भी पूरी तरह से बंद हो गई है, मैं किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सकता। इसके बाद जो राकेश होता है वह बिल्कुल भी देर नहीं करता है और फौरन से साहिल रहेजा को अपने ऑटो में बिठाता है और ऑटो में बिठाने के बाद ऑटो को सीधा एक हॉस्पिटल की तरफ दौड़ाने लगता है जिसके बारे में साहिल रहेजा ने उसे बताया था। यहाँ पर जो राकेश होता है रास्ते में उससे ढेर सारी बातें करता है क्योंकि उसके सीने का दर्द काफी ज्यादा बढ़ रहा था, तो इसी वजह से जो राकेश होता है वह नहीं चाहता कि किसी भी तरह से बेहोश हो जाए, तो इसी वजह से उससे ढेर सारी बातें करता है ताकि ये पूरी तरह से होश में रहे। तकरीबन आधे घंटे की जद्दोजहद के बाद वो लोग उस हॉस्पिटल के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं जहां पर साहिल रहेजा को जाना था। इसके बाद जो राकेश होता है अपने ऑटो से उतरता है और जोर जोर से आवाज लगाकर डॉक्टर को बाहर निकालता है। जैसे डॉक्टर आते हैं तो उसके बाद राकेश साहिल रहेजा को अपने ऑटो से उतारता है और डॉक्टरों के हवाले कर देता है। डॉक्टर उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं
और वहां पर उसका ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। इधर जो राकेश होता है वह वहीं पर बैठ जाता है और राह देखने लगता है कि डॉक्टर साहब आकर कब बोलेंगे कि वह पूरी तरह से ठीक है और कोई भी दिक्कत नहीं है। काफी देर हो जाती है, शाम का समय था और उसे थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही थी, लेकिन फिर भी वो वहीं पर बैठा रहता है क्योंकि वह उसे सलामत देखना चाहता था। किसी का भी दुख उससे देखा नहीं जाता था, इसी वजह से वो वहां पर बैठा रहता है। और थोड़ी देर बाद जो डॉक्टर साहब है वो बाहर आते हैं और उससे कहते हैं कि बहुत अच्छा किया जो आप टाइम पर इन्हें यहाँ पर ले आए, वरना हम इन्हें नहीं बचा पाते। अब ये पूरी तरह से खतरे से बाहर है और कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर जो राकेश होता है ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि जब से वह यहाँ पर बैठा है तभी से वह बार बार ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा है कि ऊपर वाले इसको कुछ ना हो, क्योंकि इसके घर में भी बच्चे होंगे और अगर इसे कुछ हो गया तो इसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। ऐसा सोच सोचकर वह दुआ कर रहा था और जब उसे पता चलता है कि वो ठीक हो गया है तो उसके बाद वह अपने ऑटो में बैठता है और वहां से निकल जाता है। अब राकेश तो यहां से चला गया था। इधर जो साहिल रहेजा होता है उसका अच्छी तरह से वहां पर इलाज होता है और इलाज होने के बाद जब वह 7 से 8 दिन में पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है तो उसके बाद उसे उस ऑटो वाले की याद आती है और वह उसका शुक्रिया अदा करना चाहता है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे भी बता दिया था कि अगर आपको टाइम पर नहीं लाया जाता तो उसके बाद आपके साथ कुछ भी हो सकता था और अगर आप बेहोश हो जाते तो भी आपके साथ कुछ भी हो सकता था। साहिल रहेजा भली भांति जानता था कि उस ऑटो वाले ने उसको होश में रखने के लिए उससे ढेर सारी बातें की और बार बार उससे कहता रहा कि बस थोड़ी देर और है, मैं आपको टाइम पर ही पहुंचा दूंगा। इन सभी बातों को देखते हुए यहाँ पर जो साहिल रहेजा होता है वह अपने मैनेजर को बुलाता है और मैनेजर से उस ऑटो वाले को ढूंढने के लिए कहता है। अब इसके बाद यहाँ पर जो मैनेजर होता है सबसे पहली जांच पड़ताल उस हॉस्पिटल से ही करता है, क्योंकि उस हॉस्पिटल के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और जैसे ही यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में ऑटो को देखा जाता है तो ऑटो तो दिखता है और ऑटो वाला भी दिखता है, लेकिन ऑटो का जो नंबर होता है वो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। तो इसी वजह से यहाँ पर जो मैनेजर होता है उस ऑटो वाले का एक फोटो खींच लेता है और उसके बाद पूरे शहर में घूम घूम कर उस ऑटो वाले को ढूंढने लगता है। लेकिन यहाँ पर जितने भी स्टैंड पर वो जाता है तो उसे राकेश का कोई भी अता पता नहीं मिलता है और कोई भी उस फोटो को देखकर राकेश को नहीं पहचान रहा था, क्योंकि वह फोटो रात के समय का था तो इतनी अच्छी क्लियरिटी नहीं थी और किसी से भी ये पहचाना नहीं जा रहा था। इसके बाद धीरे धीरे 1 से 2 दिन बीत जाते हैं और यहाँ पर जो साहिल रहेजा हैं वो बार बार अपने मैनेजर से पूछ रहे हैं कि कहाँ है वो ऑटो वाला और क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला। लेकिन जो मैनेजर होता है वो ना में जवाब देता है और इस बात को देखकर यहाँ पर जो साहिल रहेजा होता है वह पूरी तरह से हताश और उदास हो जाता है, क्योंकि उस ऑटो वाले ने अपनी इंसानियत दिखाई थी और बदले में उसने उससे किराया भी नहीं लिया, तो वह उसकी इंसानियत को देखते हुए उसको इनाम देना चाहता था और इसी वजह से वह उसे ढूंढ रहा था। लेकिन जैसे ही वहां पर 1 दिन और कंप्लीट होता है तो उसी दौरान जो राकेश होता है दोबारा से उसी हॉस्पिटल पर आ जाता है और यहाँ का एक कंपाउंडर जिसको पता था कि वह व्यक्ति उस ऑटो वाले को ढूंढ रहा है उसे वह दिख जाता है और दिखने के बाद वह फौरन से यहाँ पर जो साहिल रहेजा होता है उसके मैनेजर को फोन कर देता है। मैनेजर फिलहाल साहिल रहेजा के पास ही था और जैसे ही वो ये बात सुनता है कि ऑटो वाला मिल गया है तो एकदम से भागा दौड़ा बाहर आता है। तो यहाँ पर जो राकेश होता है वह अपने ऑटो में बैठा हुआ था और सवारी आने की राह देख रहा था। अब इसके बाद जो वह कंपाउंडर होता है वह मैनेजर से राकेश की तरफ इशारा करता है और कहता है कि यही है वो ऑटो वाला, आप इससे मिल सकते हो। इसके बाद जो मैनेजर होता है भागा दौड़ा जाता है और जाने के बाद यहाँ पर जो राकेश होता है उसको ऑटो से उतारने लगता है और कहता है कि आपको मैं कई दिनों से ढूंढ रहा हूं और आपको मेरे साथ चलना होगा। अब जो राकेश होता है वह इसे देखकर हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि भाई आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, क्या मैं आपको जानता हूं? लेकिन तभी मैनेजर कहता है कि नहीं मैं तो नहीं जानता, लेकिन हमारे साहब आपको अच्छी तरह से जानते हैं और वही आपको ढूंढने के लिए बोल रहे हैं। अब इस बात को सुनकर राकेश थोड़ा सा डर जाता है और कहने लगता है कि भाई साहब आपसे कोई गलतफहमी हुई होगी और मुझे आपके साहब क्यों ढूंढेंगे। लेकिन तभी यहाँ पर जो मैनेजर होता है कि बस आप एक बार मेरे साहब से मिल लो, वो यही हॉस्पिटल में है और थोड़ी देर लगेगी, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो इस बात को सुनकर जो राकेश होता है वह उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ पर जो मैनेजर होता है उसके पीछे पीछे राकेश चलने लगता है। थोड़ी देर में यहाँ पर जो मैनेजर होता है वह एक बहुत बड़े प्राइवेट रूम में जो कि काफी आलीशान बना हुआ था उसके अंदर घुस जाता है और पीछे पीछे राकेश भी घुस जाता है। जैसे ही राकेश उस कमरे में घुसता है तो सामने साहिल रहेजा लेटा हुआ था और उसे देखते हुए समझ जाता है कि यह तो वही व्यक्ति है जिसको आज से 8-9 दिन पहले उसने इस हॉस्पिटल में छोड़ा था। और उसके बाद वह कहने लगता है कि साहब क्या आपने मुझे बुलाया है? तो यहाँ पर जो साहिल रहेजा होता है वह हाँ में सर हिलाता है। राकेश सबसे पहले उससे उसका हालचाल पूछता है और पूछने लगता है कि बताइए साहब आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? तभी जो साहिल रहेजा होता है वो कहने लगता है कि भाई मैं तो तेरा किराया देने के लिए तुझे यहाँ पर बुलाया है, क्योंकि उस दिन तू मेरे से किराया नहीं लेकर गया, तुमने मुझे मंजिल पर तो पहुंचा दिया लेकिन बाद में यहाँ से चला गया और मैं तुमको इसीलिए ढूंढ रहा था।
इसके बाद जो राकेश होता है वो कहता है कि साहब उसकी कोई जरूरत नहीं थी, आप उस समय मुसीबत में थे और मुझे किराया नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो साहिल रहेजा होता है वो अपने पास से एक चेकबुक निकालता है और उसके एक चेक पर साइन करने के बाद उस चेकबुक को राकेश की तरफ बढ़ाते हुए कहने लगता है कि ये लो, ये चेक है और इसमें जितना चाहे तुम उतनी रकम भर सकते हो, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है और उसको खर्च करने वाला कोई भी नहीं है। तो तुम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हो, बच्चों के लिए घर ले सकते हो और अपने लिए बहुत ज्यादा रकम ले सकते हो, जिससे तुम्हें जिंदगी भर कुछ भी कमाने की जरूरत ना पड़े और तुम्हारा जीवन आराम से व्यतीत हो जाएगा। इस बात को सुनते हुए जो राकेश होता है उस चेकबुक को पकड़ लेता है और जैसे वो एक नजर चेकबुक पर मारता है तो उसके बाद उसके दिमाग में ढेर सारी बातें चलने लगती हैं। पहले तो वो सोचता है कि अपने लिए ले लेता हूं, जिंदगी आराम से व्यतीत हो जाएगी और बिल्कुल भी संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। लेकिन तभी उसके सामने उसके बेटे चिराग का वो चेहरा आ जाता है जब वह उसकी बाहों में इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। और उस बात को सोचने के बाद यहाँ पर जो राकेश होता है उस चेकबुक को वापस लौटा देता है। कहता है कि साहब मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, आप इस पैसे को अपने पास ही रख लो। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो एक छोटी सी गुजारिश है, आप उसको पूरा कर दीजिए। अब इस बात को सुनकर जो साहिल रहेजा होता है, करोड़पति व्यक्ति, वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और यहां पर जो मैनेजर था वह भी हैरान हो गया था, क्योंकि ऑटो वाला देखने में काफी ज्यादा गरीब लग रहा था और वह चाहता तो इसमें ढेर सारी रकम भर के अपनी जिंदगी को बदल सकता था, लेकिन उसने मना क्यों कर दिया। तो जो साहिल रहेजा होता है वह पूछने लगता है कि बताओ भाई क्या बात है तुम्हारी जिसको मैं पूरा कर सकता हूं और जरूर मैं कोशिश करूंगा अगर मेरे बस की बात रही तो यहां पर राकेश कहने लगता है कि साहब अगर आपके पास इतना ही पैसा है तो आप एक छोटा सा क्लिनिक खुलवा दो, जहां पर गरीब बच्चे जिनके पास पैसा ना हो उनका फ्री में इलाज हो जाए और उनको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब इस बात को सुनकर यहां पर जो साहिल रहेजा होता है वह बड़ा ही हैरान हो जाता है, क्योंकि जो चेक उसने उसे दिया था उस चेक के अंदर वो इतनी रकम भी भर सकता था कि उससे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन सके और कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी उसने क्लिनिक की मांग की और वह जानना चाहता है कि ऐसा क्या कारण है जो यहां पर ये ऑटो वाला ऐसी चीज की मांग कर रहा है। तो उसके बाद जो साहिल रहेजा होता है वह उससे पूछने लगता है कि भाई अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं कारण जान सकता हूं कि तुम किस वजह से क्लिनिक खुलवाना चाहते हो। तो यहां पर जो राकेश होता है एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी जो साहिल रहेजा होता है वो कहने लगता है कि रहने दो, अगर कोई परेशानी है तो बेशक से मत बताओ, मैं वैसे भी क्लिनिक खुलवा दूंगा, लेकिन अगर कारण पता चल जाता तो बड़ा ही अच्छा रहता। तभी जो राकेश होता है वो कहता है कि नहीं साहब ऐसी बात नहीं है, दरअसल कारण ही ऐसा है, उसे याद करने के बाद मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा कहकर जो राकेश होता है वह अपनी आंखों के आंसुओं को पहुंचता है और उसे कारण बताने लगता है। वह बताता है कि साहब आज से तकरीबन 7 साल पहले मेरा एक बेटा था 8 साल का जिसका नाम था चिराग। मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा खुशियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से मेरे बेटे को एक मामूली सी बीमारी हो जाती है। उसके बाद हम लोग उसका इलाज करवाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो बीमारी होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इलाज के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे और पैसों के अभाव के कारण एक दिन मेरा बेटा मेरी बाहों में दम तोड़ देता है। और उसके बाद से मैंने तय कर लिया कि मैं जिस तरह से मेरा बेटा इस दुनिया को छोड़कर गया है उस तरह से किसी को नहीं जाने दूंगा और उनके लिए एक छोटा सा क्लिनिक खुलवाऊंगा, जिससे कम से कम उनकी जिंदगी आराम से व्यतीत हो सके। इस सपने को देखकर मैं अपने बेटे चिराग के नाम से क्लिनिक खुलवाना चाहता हूं और उस क्लिनिक के लिए मैं रोज मेहनत करके अपनी मेहनत का कुछ हिस्सा इकट्ठा किया करता हूं और इसी वजह से मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप करना ही चाहते हो तो एक छोटा सा क्लिनिक खुलवा दो जिसमें गरीब बच्चों का मुफ्त में इलाज हो सके। अब इस बात को सुनकर यहां पर जो अमीर व्यक्ति होता है एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि राकेश अपने लिए बहुत कुछ मांग सकता था लेकिन उसने अब भी दूसरों के लिए ही कुछ मांगा है और इस बात को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद राकेश कहने लगता है कि साहब क्या हुआ, आप इस तरह से क्यों रो रहे हो। तो उसके बाद यहाँ पर जो साहिल रहेजा होता है वो कहने लगता है कि भाई जैसी तुम्हारी कहानी है वैसी मेरी कहानी है, तुम चाहते हो एक छोटा सा क्लिनिक खुलवाना ताकि तुम्हारे बेटे के साथ जो हुआ था वह किसी के साथ नहीं हो सके, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि पैसों से भी जान नहीं बचाई जा सकती, क्योंकि मेरा एक बेटा था और वह बेटा भी पैसे होने के बावजूद भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया था बीमारी से लड़ते लड़ते, और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मेरा सारा पैसा, सारी पावर धरी के धरी रह गई और मेरा बेटा इस दुनिया को छोड़कर चला गया। जब मेरा बेटा इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो उसके बाद मेरी पत्नी को इस बात का बहुत गहरा सदमा लगता है और कुछ दिनों बाद वह भी मुझे छोड़कर चली जाती है। उसके बाद मैं शहर की भागदौड़ को छोड़कर बाहर एक फार्म हाउस पर रहा करता हूं अकेला और अपने जीवन को अकेला ही व्यतीत किया करता हूं, क्योंकि अब मेरा मन कहीं पर भी नहीं लगता। कई बार तो मैंने अपने आप को इस दुनिया से विदा करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं वो सब नहीं कर पाया और अपने जीवन को इस तरह से जीने लगा ताकि जल्दी
से जीवन कंप्लीट हो जाए और उसके बाद मेरे सारे दुख दूर हो जाएं। मैं तो जिंदगी जीना भूल ही गया था, लेकिन जब मैंने तुम्हारी ये बात सुनी तो उसके बाद मुझे लगा कि तुम जो करना चाहते हो वो सही है और उससे दिल को एक अलग से तसल्ली मिलेगी। इस बात को कहकर जो यहाँ पर साहिल रहेजा होता है वो कहने लगता है कि चिंता मत करो, तुम छोटे से क्लिनिक की बात कर रहे हो, लेकिन मैं एक बहुत बड़ा चैरिटेबल हॉस्पिटल खुलवाऊंगा जिसमें गरीब लोगों का इलाज फ्री में होगा और उसकी देखरेख तुम्हें ही करनी होगी। इसकी तुम्हें सैलरी भी मिलेगी और उस सैलरी से तुम अपनी पत्नी और अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सकते हो। इस बात को सुनकर राकेश की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं और वह साहिल रहेजा के सामने हाथ जोड़ लेता है, कहता है कि साहब ये आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। लेकिन तभी साहिल रहेजा उसके हाथों को पकड़ता है और कहता है कि भाई इसमें एहसान कोई भी नहीं है, ये जो तुम काम कर रहे हो वो दूसरे की भलाई के लिए है और अगर ये काम मेरे हाथों से होगा तो इसका पुण्य मुझे भी मिलेगा, तो कोई एहसान नहीं है, उल्टा तुम एहसान है क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं दोबारा से जिंदगी जीने की आस लगा बैठा हूं और अब मैं अच्छी तरह से अपनी जिंदगी को जीऊंगा। इस बात को कहकर यहां पर जो साहिल रहेजा होता है वह राकेश को वहां से जाने के लिए कह देता है उसका एड्रेस लेकर और उसके बाद उसके घर से नजदीक एक बड़े हॉस्पिटल के निर्माण का काम चला देता है जिसको बनने में लगभग 3 से 4 साल लगते हैं। 3-4 साल में उसकी बिल्डिंग तैयार हो जाती है और उसके बाद जो साहिल रहेजा होता है अपने पैसों से ही उसमें अच्छे डॉक्टर लाता है और उनसे कहता है कि जिसके पास पैसे ना हो उसके इलाज के लिए बिल्कुल भी मनाही नहीं करनी है। और आज तक भी वह हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर इसी तरह से चल रहा है, जो गरीब व्यक्ति है उसका इलाज उसमें मुफ्त में हुआ करता है। यहां पर जो राकेश होता है वह अपनी पत्नी के साथ वहीं पर रहा करता है और दोनों पति पत्नी ऐसे बच्चों का चयन करके उनका फ्री में इलाज करवाया करते हैं जो कि बिल्कुल भी समर्थ नहीं है अपना इलाज करवाने में और लोग वहां पर बड़ी तादाद में जाया करते हैं। इधर जो साहिल रहेजा होता है वह भी उस हॉस्पिटल में आया करता है और उसे भी ऐसे बच्चों की सेवा करने में बड़ा ही सुकून मिला करता है और फिलहाल वह अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जहां पर एक ऑटो वाले ने करोड़पति व्यक्ति को टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया और बदले में जो मांगा उसे सुनने के बाद करोड़पति व्यक्ति की आंखें छलक पड़ी। क्या कहना चाहते हो आप इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।